Hello students, I am Deepak Kamal from Dr. Om Prakash School of Pharmacy, Nisai Farrukhabad. Today we discuss about the bioavailability and bioequivalence. In this, firstly we discuss about the bioavailability of drug. It is related to the subject of biopharmaceutics and pharmacokinetics. This subject is present in the B Pharm 6th semester, third year. Okay. Now we discuss about the bioavailability of drug. What is the bioavailability? Bioavailability is the process in which the rate and extent of unchanged drug from the its original doses form मीन्स इसकी जो डोजेस फॉर्म है वहाँ से जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसमें की जो रेट है और जो उसकी क्वांटिटी है यानी एक्सटेंट है मात्रा है वो जो है कितनी है ये जो है दर्शाता है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या है। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी की बात करेंगे हैं इस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी नो अबाउट द व्हाट इज़ द bioavailability. The term bioavailability is defined as the rate and extent of absorption of unchanged drug from its dosage form. जैसा कि हमने आपको बताया कि ये अपने डोजेस फॉर्म से अनचेंज ड्रग का एब्जॉर्प्शन का जो रेट और एक्सटेंट अमाउंट है दैट इज़ द बायो अवेलेबिलिटी। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ड्रग की जो प्रभाव क्षमता है कितनी देर तक रहेगी, कितनी मात्रा में रहेगी, कितनी मात्रा में ड्रग वो रिलीज़ करेगी और एब्जॉर्ब होगी मतलब, ठीक है। तो ये कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी स्टडी की बात करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी स्टडी क्या आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं बायो अवेलेबिलिटी स्टडी? तो बायो अवेलेबिलिटी स्टडी इसलिए करते हैं जैसे कि मान लीजिए ड्रग है, नई ड्रग है, अब उसकी इंटाइटी को हमें एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए जो सुटेबल डोजेस फॉर्म का डेवलपमेंट करते हैं कि अब इसे किस उपयुक्त डोजेस फॉर्म में हम लोग डोज ड्रग को बनाएं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड डोजेस फॉर्म में ओरल के जरिए, ओरल ड्रग है सॉलिड डोजेस फॉर्म है, अब ये जो है बॉडी में जो ड्रग जा रही है दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटेड डोज या एडमिनिस्टर्ड डोज एंड कितनी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्ब ड्रग और वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही है जो ड्रग। तो उसके कंपैरिजन में ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बायो अवेलेबिलिटी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नई ड्रग की एंटाइटी का जो डोजेस फॉर्म उसे सुटेबल डोजेस फॉर्म कौन सा डेवलपमेंट कराते हैं हम लोग। तो ये प्राइमरी स्टेज में ही हम लोग इसको पता लगा लेते हैं कैसे बायो अवेलेबिलिटी स्टडी के द्वारा। इसके बाद क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सीपिएंट्स पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स एंड पॉसिबल इंट्रैक्शन विद अदर ड्रग ऑन द इफिशियंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन। जब जो है ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी के अंदर तो उस समय उस ड्रग का दूसरी ड्रग के साथ में इंटरेक्शन होने के बाद जो कि पॉसिबल होगा ही, अगर दूसरी ड्रग प्रेजेंट है तो इंटरेक्शन होगा ही, तो उसमें जो प्रभाव पड़ रहा है तो उसका उससे वो प्रभावित हो रही है ड्रग कि नहीं हो रही है, इसकी भी हम लोग जो पता लगाते हैं दैट इज़ द बायो अवेलेबिलिटी स्टडी के जरिए वो पता लगा लेते हैं। और इसके अलावा क्या पेशेंट रिलेटेड फैक्टर हैं जैसे कि उम्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एज है, सेक्स है और भी कई सारे फैक्टर्स हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। तो इसके अलावा जो है बात करते हैं कि एक्सीपिएंट्स मतलब जो डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए ड्रग के अलावा और सारे अदर सब्सटेंसेज मिक्स किए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सीपिएंट्स। तो एक्सीपिएंट्स जो होते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी भी हम लोग जो है डिटरमाइन करेंगे किसके द्वारा बायो अवेलेबिलिटी स्टडी के द्वारा। फिर ये क्या है डेवलपमेंट ऑफ न्यू फार्मूलेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग्स, जो ड्रग्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनके लिए न्यू फार्मूलेशन का डेवलपमेंट करना दैट इज़ बाय द बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का महत्व क्या है, ठीक है।
तो ड्रग हैविंग लो थेरापेटिक इंडेक्स, जो ड्रग जो है लो थेरापेटिक इंडेक्स कंटेन करती हैं उसमें बायो अवेलेबिलिटी स्टडी करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है कार्डियाक, ग्लाइकोसाइड्स, क्विनिडीन, फेनिटोइन एट्सेट्रा, इन सारी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी स्टडी करते हैं। इसके अलावा नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब ऐसी ड्रग जो सेफ़ नहीं है, उनका जो सेफ़ कम है, मतलब सेफ़ हैं लेकिन नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उनकी सेफ्टी के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। तो जैसे एग्जांपल है एंटी एरेथमिक ड्रग, एंटी डायबिटिक, एड्रीनल स्टेरॉइड्स, थियोफाइलिन, इन सब के लिए भी बायो अवेलेबिलिटी स्टडी की आवश्यकता होती है। ड्रग हुज पीक लेवल आर रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्ट, ऐसी ड्रग्स जिनका जो है पीक लेवल की रिक्वायरमेंट हो ताकि वो अपना प्रभाव शो कर सकें। एग्जाम्पल है फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, प्रिमिडोन, सोडियम वैल्पोरेट, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक्स एंड एंटीबायोटिक्स। जैसे डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में उपयोग होने वाली दवाएं हैं, हाइपरटेंशन में उपयोग होने वाली दवाएं हैं, है ना, एंटीबायोटिक्स हैं। तो इन सबको भी जब जो है पीक लेवल इनका रिक्वायर्ड होता है ताकि अपना प्रभाव शो कर सकें, उसके लिए भी बायो अवेलेबिलिटी स्टडी का महत्व है। ड्रग दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब जो है ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो रही कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जब जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है ड्रग, तो उसको भी इसमें महत्व माना जाता है कि बायोअवेलेबिलिटी स्टडी का ये महत्व है। एग्जांपल है अमीनो एसिड एनालॉग्स और प्यूरिन एनालॉग्स, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स। ओके, प्यूरिन है, अमीनो एसिड तो जानते हैं, है ना, प्रोटीन का पार्ट होता है। प्रोटीन की सिंथेसिस अमीनो एसिड से ही मिलके होती है, अमीनो एसिड की चेन्स होती हैं, है ना। आफ्टर दैट ड्रग्स विच आर डिसइंटीग्रेटेड इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड लीवर, देखिए जो ड्रग है उसका जो है डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, वहीं से ये एब्जॉर्ब भी होती है ड्रग। बट इन दिस केस ड्रग जो है जो कि एलिमेंट्री कैनाल और लीवर में डिसइंटीग्रेट हो रही हैं, या वो जो है मतलब उनका जो है मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया है, तो ऐसी ड्रग का भी बायो अवेलेबिलिटी स्टडी की आवश्यकता होती है। और ये जो है एग्जांपल है क्लोरप्रोमाजीन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फार्मूलेशंस दैट गिव सस्टेन्ड रिलीज ऑफ ड्रग, ऐसी फार्मूलेशंस जो सस्टेन्ड रिलीज देती हैं, यानी कि लगातार बहुत देर तक जो है ड्रग का रिलीज़ करना, ड्रग को रिलीज़ करना। तो ये जो फार्मूलेशंस देती हैं उसकी भी बायो अवेलेबिलिटी स्टडी की जाती है। एनी न्यू फार्मूलेशन हैज़ टू बी टेस्टेड फॉर इट्स बायो अवेलेबिलिटी प्रोफाइल, अब जो है कोई भी नई फार्मूलेशन है तो वो टेस्ट की जाती है इसी के अंतर्गत, बायो अवेलेबिलिटी स्टडी के अंतर्गत, और इससे क्या होता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी प्रोफाइल पता चलती है। ड्रग्स विद, अब देखिए क्या है कि ऐसी ड्रग्स जिनका जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक है या उनका जो है मिक्स्ड ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक है, तो ऐसी ड्रग के लिए भी बायो अवेलेबिलिटी स्टडी करते हैं। एग्जांपल है वारफेरिन, फेनिटोइन, डिजॉक्सिन, एस्पिरिन एट हाई डोजेज और फिनाइल ब्यूटाजोन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बायो अवेलेबल फ्रैक्शन की। बायो अवेलेबल फ्रैक्शन इज़ डायरेक्टली क्या होता है कि ये जो है जैसे जो बायो एडमिनिस्ट्रल डोज का फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रल डोज दैट इंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मीन्स जो ड्रग हम लोगों ने यानी डोज इनटेक की है दैट इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रल डोज, ठीक है। और जो डोज इंटर कर रही है कहाँ पे, सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेशन में इंटर कर रही है, तो उसका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड बायो अवेलेबल फ्रैक्शन। तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू बायो अवेलेबल डोज अपॉन एडमिनिस्ट्रड डोज। ओके, नाउ वी मूव फॉर द एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। इन दिस केस व्हेन द सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग एडमिनिस्ट्रड ओरली, अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो है पहले एक ड्रग जो है ओरली इनटेक की गई और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई, इसके बाद क्या है उसी ड्रग की तुलना कैसे करा रहे हैं, आईवी के जरिए उसी ड्रग को एडमिनिस्टर करा रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ चेंजमेंट लाते हैं, फिर जो है उसको आईवी के जरिए एडमिनिस्टर करा रहे हैं, इनटेक करा रहे हैं बॉडी में। फिर क्या कराते हैं, फिर इससे इसका कंपैरिजन करते हैं और इसी को जो है बोलते हैं एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। तो व्हेन द सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली इज डिटरमाइंड इन कंपैरिजन टू इट्स इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन,
इसके जो है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन की तुलना में जो ये ड्रग ओरली एडमिनिस्ट्रेट की जाती है और उसकी सिस्टमिक अवेलेबिलिटी क्या होती है, इसी को कंपैरिजन करने की कंडीशन को कहते हैं एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। परसेंटेज एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू डोज आईवी इंटू एरिया अंडर कर्व, AUC मीन्स एरिया अंडर कर्व, ये ओरली इनटेक की गई है, अपॉन डोज ओरल इंटू एरिया अंडर कर्व। अब उस ड्रग का एरिया अंडर कर्व पता कर रहे हैं जो आईवी ली गई है, एरिया अंडर कर्व इंटू 100। तो ये तो एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी की बात हुई। आफ्टर दैट रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी में क्या होता है, हम आपको बता दें एक लाइन में कि जैसे हम लोगों ने ओरल डोज, मान लीजिए ओरल डोज जो है ले ली, जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। फिर क्या किया, इसकी कंपैरिजन किससे कराएंगे, इसका कंपैरिजन कराएंगे किसके, कि जो स्टैंडर्ड ड्रग है उसको फिर इनटेक किया ओरली, फिर इन दोनों की तुलना कराते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल समझिए जैसे पैरासीटामॉल है, ठीक है, तो पैरासीटामॉल जो मार्केट में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ब्रूफेन की बात कर लीजिए, ठीक है, या कल्पॉल है, तो ब्रूफेन या कल्पॉल है, इनको जो है इनटेक किया बॉडी में, ठीक है। इसके बाद जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन या सिस्टमिक अवेलेबिलिटी उस ड्रग की हुई, उसको नोट डाउन कर लिया। उसके बाद क्या किया, जो ओरिजिनल फॉर्म में ड्रग है पैरासीटामॉल, उसको पानी में डिज़ोल्व कर लिया, वाटर में डिज़ोल्व कर लिया। दैट इज़ कॉल्ड एक्वस, है ना, एक्वस और नॉन एक्वस सोल्यूशन या सस्पेंशन, ठीक। तो फिर क्या किया, फिर उसकी जो रीडिंग आएगी उसको नोट डाउन करेंगे, कितनी देर तक वो बॉडी में असर रहा, कितना ज़्यादा असर रहा, ये सब जो है रेट और एब्जॉर्प्शन क्या है, डिजोल्यूशन क्या हो, तो ये सब चीज़ें नोट डाउन करते हैं और इनका क्या कराते हैं, कंपैरिजन। दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। इसमें एग्जांपल देखिए आपको बताया गया है कि कंपैरिजन बिटवीन कैप्सूल एमॉक्स एंड सस्पेंशन एमॉक्स। तो इसमें एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल और सस्पेंशन एमॉक्सिसिलिन यानी स्टैंडर्ड एमॉक्सिसिलिन का सस्पेंशन तैयार करके फिर उन दोनों के बीच में कंपैरिजन कराया गया है। तो रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। When the systemic bioavailability of the drug after oral administration is compared with that of oral standard of same drug, okay, such as aqueous or non-aqueous solution or a suspension, is referred as relative bioavailability. Now we move for the measurement of bioavailability. बायोअवेलेबिलिटी का मेज़रमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए टू टाइप्स है, फार्माकोकाइनेटिक यानी इनडायरेक्ट और फार्माकोडायनेमिक मींस डायरेक्ट। फार्माकोकाइनेटिक में क्या है कि इसमें प्लाज्मा लेवल टाइम की स्टडी करते हैं, यानी कि ब्लड में ड्रग की जो लेवल है वो कितनी देर तक रहती है उसका जो है अध्ययन करते हैं। और क्या करते हैं, यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडी, जिसके बाद जो है ड्रग बॉडी से इलिमिनेट जो हो रही है उसकी स्टडी करेंगे कि यूरिन में ड्रग की कितनी मात्रा है, क्वांटिटी है, अनचेंज्ड फॉर्म में कितनी ड्रग है, ये चीज़ हम लोग मेज़र करते हैं। इसके बाद फार्माकोडायनेमिक में क्या है कि उसका एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस क्या है और थेराप्यूटिक रिस्पांस क्या है। एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस मतलब जो स्टार्टिंग फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस है वो, उसके बाद जो थेराप्यूटिक रिस्पांस आया है वो जो है इसमें मेज़र करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी की। तो जैसा कि बताया आपको, प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी में क्या है कि इसमें जो है दो ड्रग हैं जो कि जो है सुपर इम्पोजेबल प्लाज्मा लेवल टाइम ये जो है बनाना चाहिए, ताकि जो है हमें ये जो है थेराप्यूटिक रिस्पांस है इसको पहचानने में आसानी रहे। तो F=AUC ओरल इंटू ड्रग जो आईवी इंटेक की गई है अपॉन एरिया अंडर कर्व आईवी इंटू ड्रग ओरल, वही जो ऊपर फार्मूला था एब्सोल्यूट फ्रैक्शन में था, जो इसमें देखिए एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी में ये सेम है, परसेंटेज एब्जॉर्प्शन, यही सेम फार्मूला यहाँ पे डिनोट किया गया है फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी में कि F=AUC ओरल इंटू DIV और AUC, ठीक है। तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। अब ये देखिए ये एरिया यहाँ पे जो है ये कर्व बना हुआ है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसा कि ये ड्यूरेशन है, टाइम ऑफ पीक है, ऑनसेट है, पीक कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है। इसके बाद क्या है, थेराप्यूटिक रेंज है, ये जो है क्या उसकी प्रभावकारी जो क्षमता होती है वो एक रेंज कहलाती है, ठीक है।
और ये जो कर्व आया है दैट इज़ कॉल्ड एरिया अंडर कर्व, ये एरिया अंडर कहलाता कर्व कहलाता है। ऑनसेट क्या है, जहाँ से एक्शन होना, मिनिमम थेराप्यूटिक एक्टिविटी होना स्टार्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑनसेट एक्शन। और जो पीक कंसंट्रेशन है या थेराप्यूटिक रेंज है दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ओके, इसके बाद क्या है, देखिए बात हुई मिनिमम इफेक्टिव प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो मिनिमम इफेक्टिव प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात करें तो ये वो कंसंट्रेशन होती है जहाँ पे जो है ये मतलब ये हमें ड्रग से ये रिक्वायर्ड होती है ये कंसंट्रेशन, ताकि वो ड्रग ये दे, मतलब ये कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए ताकि वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स शो कर सके। तो इतनी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होनी चाहिए, आनी चाहिए, है ना, दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम इफेक्टिव प्लाज्मा कंसंट्रेशन। वहाँ पे ड्रग की इतनी कंसंट्रेशन हो जानी चाहिए जिससे कि वो अपना फार्माकोलॉजिकल या थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स शो कर सके। दिस वैल्यू वेरीज फ्रॉम ड्रग टू ड्रग। अब ये जो वैल्यू होती है ये एक ड्रग से दूसरी ड्रग में बदलती रहती है, या एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में बदल जाएगी इसकी वैल्यू, या कह लीजिए कि जो ड्रग की सीवियरिटी, सॉरी उसकी डिजीज़ की सीवियरिटी कितनी जो है घातक डिजीज़ है, या उसके टाइप कैसा है डिजीज़ का, तो उसके अनुसार भी ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन या मिनिमम इफेक्टिव प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ये बदल जाएगा। फिर इसी तरह बात करेंगे मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन की। तो मिनिमम इफेक्टिव प्लाज्मा कंसंट्रेशन के जो ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर का मतलब इसके जो एबव का जो लेवल है, जहाँ तक एडवर्स इफेक्ट इसके बाद आ सके, एडवर्स इफेक्ट इसके बाद शो हो सके, क्योंकि इससे एबव होगा तो वो क्या होगा, वहाँ पे वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। तो ये एडवर्स इफेक्ट शो करने के जस्ट पहले का जो लेवल होता है दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। ओके, फिर बात करते हैं थेराप्यूटिक रेंज की। थेराप्यूटिक रेंज आपको बताया जैसा कि ये रेंज प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का वो रेंज होता है जिसमें हमें जो है एडवर्स ड्रग को अवॉइड करते हुए हमको क्या होता है, उसको जो है इफ़ेक्ट को प्राप्त करना होता है, थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट को प्राप्त करना होता है। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस का ये एम होता है, उद्देश्य होता है कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखा जाए विद इन द थेराप्यूटिक रेंज। थेराप्यूटिक रेंज के साथ साथ के उस साथ में लेते हुए प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है, वो टाइम होता है या वो टाइम रिक्वायर्ड है जब जो है मिनिमम इफेक्टिव प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव हो जाता है या ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ड्रग जो है एडमिनिस्टर कर ली, ठीक है, एडमिनिस्टर कर ली ड्रग, इनटेक कर ली, बॉडी में खा ली, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या है कि ये वो टाइम है जब जो है ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन अपना मिनिमम इफेक्ट शो करने लगे। तो वो जो टाइम लगा बीच में वो कहलाता है ऑनसेट ऑफ एक्शन, तो वो टाइम होता है। फिर बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये क्या होता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट यानी ड्रग का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो टाइम पीरियड होता है जिसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन यानी ड्रग का जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो मिनिमम इफेक्टिव लेवल को बढ़ाता जाता है, यानी मिनिमम इफेक्टिव लेवल से बढ़ते बढ़ते वो जो है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन तक पहुंचेगा, उसके बाद जो है ये नीचे आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। तो इंटेंसिटी ऑफ एक्शन जैसा कि नाम से भी समझ सकते हैं कि कितना तीव्र प्रभाव करेगी ड्रग, कितना तेज करेगी, है ना, तीव्र। तो अब इसमें क्या है, इसमें जो है हम लोग जो समझते हैं वो है पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन और मिनिमम इफेक्टिव प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, है ना। उसी के द्वारा हम लोग इसको मेज़र करते हैं कि उसकी थेरापेटिक जो रिस्पॉन्स है ड्रग का उसकी इंटेंसिटी क्या है ना। तो ये बात थी बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन की, उसके ऑब्जेक्टिव्स की, उसके सिग्निफिकेंस की। आफ्टर दैट एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी जाना, और इसके बाद रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी जाना, है ना। इसके बाद जो है हम लोगों ने जाना कि इसको मेज़रमेंट ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये तो आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक, और इसके पहले क्या है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थोड़ा समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इसमें क्या, ये पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, टी टाइम टेकन ये थोड़ा रह गया, एरिया अंडर कोर ये बता ही दिया आपको, है ना। यूरिनरी एक्सक्रीशन, यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है,
उसके बाद ये फार्मूला हो गया, इसके बाद जो है ये, ठीक, ओके।